तो बच्चे हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं B5। विटामिन B5 जो है इसका नेम है नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो दैट कॉजेस पेलेग्रा। पेलेग्रा इज आल्सो कॉल्ड एज 3D डिजीज। पहले इसको 3D डिजीज बोला जाता था, नाउअडेज इट इज कॉल्ड एज 4D डिजीज। अब ये 3D या 4D डिजीज क्या है? तो एक्चुअली जब किसी पर्सन को विटामिन B5 की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं, है ना? वो सारे सिम्टम्स मिला के एक डिजीज का नाम बताया गया पेलेग्रा। लेकिन सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होते हैं? एक डी से बेटा डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन जो होती है वो रफ स्किन हो जाती है, क्रैक्स होने लग जाते हैं स्किन में, कटने लग जाती है, फटने लग जाती है, कईयों की आपने देखा होगा स्किन उतरने लग जाती है। दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द नियासिन। सेकेंड इज कॉल्ड एज डायरिया। डायरिया मतलब कि लूज मोशंस। किसी किसी लोगों को कुछ नहीं खा रहे हैं और फिर भी उनको कुछ भी थोड़ा बहुत खाया और लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता। तो दैट इज आल्सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द नियासिन। सेकंड इज कॉल्ड एज डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है कि जो याददाश्त होती है वो कम होने लग जाती है। तो यूजुअली जिनको पेलेग्रा या विटामिन B12 की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी होती है उनको बेटा डिमेंशिया होने लगता है, यानी याददाश्त कम होने लगती है। तो ये हो जाती है 3D डिजीज। ये तीन सिम्टम्स हो गए जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? पेलेग्रा में प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया कि नाउअडेज इट इज कॉल्ड एज 4D डिजीज। तो 4D डिजीज में अब इसको यानी अगर इसको क्योर नहीं किया गया, अगर नियासिन का अमाउंट फूड में नहीं लिया गया तो दैट में लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन आल्सो। तो इसके अंदर ये हमारा विटामिन B5 का सिम्टम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं दैट इज कॉल्ड एज विटामिन B3। विटामिन B3 जो है बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पेंटोथेनिक एसिड। व्हाट इट इज कॉल्ड एज पेंटोथेनिक एसिड। ये जो विटामिन 6 लिख दिया मैंने। विटामिन B3 जो है ये किसका पार्ट है बेटा? तो इट इज द पार्ट ऑफ द कोएंजाइम A। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो कोएंजाइम याद हो, जब हमने पायरुविक एसिड का बताया था कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुविक एसिड बनता है एंड देन दैट पायरुविक एसिड एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में एंटर करते टाइम पायरुविक एसिड अपने आप नहीं कन्वर्ट हो सकता, वो कोएंजाइम के साथ में कंबाइन करता है और बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम A। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट अच्छे से होने के लिए, प्रोसेस चलता रहे उसके लिए कोएंजाइम A नेसेसरी है। और कोएंजाइम A के लिए क्या जरूरी है बेटा? पेंटोथेनिक एसिड या फिर जिसको कहते हैं विटामिन B3। तो यूजुअली इसकी डेफिशिएंसी से भी ये नहीं कहूंगी कि रेस्पिरेशन ही कंप्लीट नहीं होता, नहीं रेस्पिरेशन तो चलता रहता है लेकिन नर्व्स डीजनरेट होने लग जाते हैं। तो इट में लीड्स टू द नर्व डीजनरेशन। और इसीलिए बेटा यूजुअली हम लोग ये सिंपली कहते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स इज वेरी नेसेसरी। तो जब हम बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं कि टैबलेट लेते हैं जिसको कोबाडेक्स भी कहते हैं या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर आपके सारे B1, B2, B6, B12, B5, B3 ये सारे विटामिन प्लस फॉलिक एसिड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है नियासिन। कई जगह जैसा मैंने इसका विटामिन B3 लिखा है, कई जगह इसका नाम विटामिन B3 नहीं आएगा, केवल आएगा नियासिन। कि नियासिन कौन सा टाइप का विटामिन है, तो उसमें आपका आंसर रहेगा कि नियासिन जो है वो बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है
फॉलिक एसिड किस विटामिन का पार्ट है? तो फॉलिक एसिड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो भी एक किसके अंदर आ जाता है? बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आ जाता है। तो नेक्स्ट चीज आ जाती है हम लोग सिंपली विटामिन B9, है ना। विटामिन B9 जैसे मैंने आपको बताया कि नियासिन है, उसी तरह से विटामिन B9 फॉलिक एसिड। यूजुअली इनको कभी भी विटामिन के नाम से नहीं लिखा जाता। आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट पर, टेबलेट का जो रैपर होता है उस पर अगर आप देखोगे कि कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट है, तो वहां पे B9 या B3 वर्ड नहीं होगा, उसकी जगह नियासिन और फॉलिक एसिड होता है। एक और चीज बता देती हूँ बेटा, कई लोगों के अंदर जैसे मसल्स पेन होता है ना, थकान बहुत ज्यादा रहती है और प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता, तो भी डॉक्टर, और पेन होता है तो डॉक्टर उनको नियासिन की टैबलेट्स देते हैं। छोटी छोटी सी होती है, बहुत छोटी गोलियां होती है नियासिन, क्योंकि ये नियासिन जो होती है ये बेटा डिमेंशिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसको हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ये मिलता है। तो ऐसे ही मैं बताना चाह रही हूँ कि कई लोगों में एनीमिया हो जाता है। एनीमिया इज व्हाट? डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन, और यू कैन से डेफिशिएंसी ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या सिंपली कहें ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज एनीमिया। हीमोग्लोबिन काउंट लो हो जाता है एनीमिया में। हीमोग्लोबिन काउंट लो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है along with the B complex. So this folic acid is responsible for the formation or for the erythropoiesis. erythropoiesis के लिए folic acid जरूरी होती है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो that leads to एनीमिया। इसको लीड करती है बेटा, ये एनीमिया को लीड करती है। तो ये हमारा सिंपली हो गया बेटा। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स में ही एक और विटामिन होता है, उसको यूजुअली कह देते हैं विटामिन एच, है ना, या फिर सिंपली विटामिन बी, कोई नंबर नहीं डिनोट करते बेटा। इसको कहा जाता है बायोटिन। मतलब कहने का मीनिंग ये बताना चाह रही हूँ, बायोटिन, फॉलिक एसिड, नियासिन और पेंटाथोनिक एसिड, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मैम बायोटिन है प्रायोटिन है? हाँ बेटा, मैम बायोटिन है बायोटिन है प्रायोटिन है? बायोटिन, BIOTIN, बायोटिन, ये बी है बेटा, BIOTIN। ये सारे विटामिन ऐसे हैं जिनको यूजुअली नेम से ही डिनोट किया जाता है, इनको विटामिन बी की कैटेगरी में इस तरह से नहीं दिए जाते। बायोटिन एज इट इज आता है, फॉलिक एसिड लिखा हुआ आता है, नियासिन आता है कि भाई पेलेग्रा किसकी कमी से हुई। तो एक तो ऑप्शन सी हो सकता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, तो आप लिखोगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के भी अलग अलग पार्ट आ गए कि B1 की वजह से या B6 की वजह से या B5 नहीं देंगे, B3 की वजह से या नियासिन की वजह से, तो आप उसमें नियासिन लिखो, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से, या फिर नियासिन की वजह से, या पेंटाथोनिक एसिड की वजह से, या फिर अपने सिंपली बायोटिन की वजह से, तो फिर आप इसके अंदर लिखोगे नियासिन की वजह से। यानी कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर अकॉर्डिंग। तो खैर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विटामिन एच या बी, जिसको हम बायोटिन कहते हैं, ये अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो पर्सन को होता है मस्क्यूलर वीकनेस, यानी मसल्स वीक होने लग जाती है बेटा, और बॉडी के अंदर पेन होने लग जाते हैं। तो ये सिंपली आ जाते हैं बेटा सारे, क्या कहते हैं जिसको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी मैंने पहले करवा दिया था, A, D, E और K उससे पहले हो गए, तो ये सारी तो हो गई डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ द vitamins. Now we come on to the another deficiency disease of this, and that is, अच्छा एक शायद रह गया, विटामिन B12 रह गया।
करवा दिया बच्चे विटामिन B12? करवा दिया मैम। करवा दिया, मैम करवा दिया। ओके। पर्नीशियस एनीमिया बताया होगा ना, साइनोकोबाल्मिक, हाँ करवा दिया। अब बेटा आता है नेक्स्ट डिजीज, दैट इज द PEM। PEM का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग हुआ? मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट। जब न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं होते तो उसके लिए वर्ड यूज होता है मैल न्यूट्रिशन। और प्रोटीन और एनर्जी, प्रोटीन का तो डेट सिंपली है कि प्रोटीन अवेलेबल नहीं है बेटा, और एनर्जी का आ गया कि कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा। तो जब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं मिल रहा या फिर प्रोटीन रिच डाइट नहीं मिल रही, तो जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज PEM। तो PEM में हम लोग दो कैटेगरीज ले लेते हैं बेटा। एक होती है मरासमस और एक होती है बेटा क्वाशियरकॉर। Marasmus and Kwashiorkor, these are the two protein energy malnutrition। इनको हम लोग डिफरेंशिएशन के हिसाब से ही पढ़ेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। Marasmus जो होती है वो 0 to 1 ईयर के बच्चे में होती है। 0 to 1 ईयर मतलब कि जिस बच्चे का बर्थ हुआ है, इन्फेंट है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, क्योंकि जब तक हम ईयर्स में काउंट कर रहे हैं, जब तक वो 12 मंथ्स का नहीं हो जाता इतने हम उसको ईयर में काउंट नहीं कर सकते, मंथ्स में काउंट करते। तो 0 to 1 ईयर इन्फेंट्स में डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड मेरास्मस अकर इन द इन्फेंट 0 to 1 ईयर। जबकि क्वाशियरकॉर होती है दैट इज अकर बिटवीन 2 to 5। 2 से 5 साल के बच्चे को क्वाशियरकॉर हो। क्वाशियरकॉर का मीनिंग क्या है बेटा? ये अफ्रीकन कंट्रीज में दोनों डिजीज बहुत प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है अफ्रीकन कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। अब सिंपली मेरास्मस कब होती है कि व्हेन द बेबी इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मदर मिल्क। मेरास्मस क्योंकि हम कहते हैं कि मदर मिल्क जो होता है वो एक कंप्लीट डाइट है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑल विटामिन्स, इवन विटामिन C है ना, वो भी इंक्लूड रहता है। इवन some amount of the antibodies are also there, यानी it is the best food for the baby। बच्चे के लिए सबसे बेस्ट फूड होता है मदर मिल्क। तो अगर बच्चे को मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो नेचुरली उसको कोई सप्लीमेंट दिया जा रहा है, और फिर गरीब है बेटा तो गरीब में तो क्या सप्लीमेंट देंगे? अगर आप सेरेलक वगैरह या किसी का भी डब्बा खरीद के लाओ तो आई डू नॉट नो कितने का है, लेकिन पहले ही जब I was having my kids, they were very young, तो उस टाइम में ही हम लोग जब सेरेलक का डब्बा लाते थे, आई थिंक वो 250 रुपीज का आता था, जो हार्डली 1 वीक चलता था। तो अब तो पता नहीं कितने का आता है, आई डू नॉट नो। तो खैर यहाँ पे उनको क्योंकि सप्लीमेंट्स भी अच्छे नहीं मिल पाते, तो उस वजह से बच्चे के अंदर ना तो मसल ग्रोथ होती बेटा, वीकनेस होती है, विटामिन प्रॉपर नहीं मिलते, एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलती। तो उस केस में पूरी बॉडी मसल्स डीजनरेट हो जाती है, पूरा हड्डियों का ढांचा नजर आता है बेटा, केवल हड्डियों का ढांचा नजर आता है। जैसे कि जिसको हम कहते थे सूखिया रोग, बिल्कुल सूख जाता है इंसान मतलब छोटा बच्चा। तो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑल 3 न्यूट्रिएंट, तीनों न्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जब इन तीनों की डेफिशिएंसी होती है तो दैट लीड्स टू मेरास्मस। क्वाशियरकॉर को कहा जाता है कि पहले ये माना जाता था कि क्वाशियरकॉर बच्चे में क्या होता है, तो सुपरस्टिशियस हुआ करता था उन लोगों का, अफ्रीकन कंट्रीज वालों का, कि अगर
पहले बच्चे के बाद में सेकंड बच्चे का जब बर्थ होता है तो कोई राक्षस आके जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको वो डिजीज्ड कर देता है, ठीक है, उसको डिजीज्ड कर देता है कि भाई पहले दूसरे बच्चे का जन्म होने के बाद वो पहले बच्चे को मारना चाहता है, राक्षस है ना, कोई बुरी आत्मा। तो वो कहते थे ये क्वाशरकॉर। बट एक्चुअली क्या होता है बेटा कि यूजुअली दोज हु आर वेरी मतलब जो पुअर लोग होते हैं, पॉवर्टी लेवल से नीचे प्रेजेंट होते हैं, पहली चीज तो बेटा उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं होता। दूसरी चीज आपने देखा होगा मजदूर वगैरह जो होते हैं रोड साइड पे रहते हैं और उनके पहला बच्चा होता है, 1-2 साल बाद उनके दूसरा बच्चा हो जाता है, फिर 1-2 साल के बाद तीसरा बच्चा, छोटे छोटे कई बच्चे रहते हैं उनके पास, यानी दे डू नॉट कीप द गैप बिटवीन द किड्स। कम से कम 2 बच्चों के बीच में 3 to 5 years का गैप होना चाहिए, जो वो उसको मेंटेन नहीं करते। तो अब क्या होगा कि जब सेकेंड बेबी हो गया तो मदर तो किसको फीड करवाएगी, जो सेकेंड बेबी है उसको फीड करवाएगी। जो फर्स्ट बच्चा है उसको जो कहते हैं कि भाई और डाइट देने लग जाएंगे। अब उस डाइट में दे आर गिविंग फूड, बच्चे का पेट भर रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रही है उसको, लेकिन प्रोटीन रिच डाइट नहीं मिल रही। तो क्वाशरकॉर जो होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन रिच, यानी जब प्रोटीन रिच डाइट की डेफिशिएंसी हो जाए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो दैट लीड्स टू क्वाशरकॉर। क्वाशरकॉर में उसका जो बच्चा होता है उसकी बैली जो होती है यानी स्टमक जो होती है वो ऐसे मोटी सारी हो जाती है, लीवर एनलार्ज हो जाता है, हेयर्स जो होते हैं वो गोल्डन गोल्डन कलर के होने लग जाते हैं, गोल्डन मतलब एकदम गोल्डन नहीं, भूरे भूरे रंग के होने लग जाते हैं, ब्राउनिश कलर के, यानी पिगमेंटेशन जो होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। और चेहरे पे भी अजीब अजीब से निशान, पूरे व्हाइट नहीं होते लेकिन अजीब से, जिसको हम चकत्ते टाइप कहते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, पैर पतले हो जाते हैं, तो दैट इज called as kwashiorkor. So kwashiorkor is due to the deficiency of the protein rich food and marasmus is the overall deficiency of the carbohydrate, protein and fat. तीनों की वजह से जो डेफिशिएंसी मैम पिजन चेस्ट क्या होता है? हाँ बेटा, पिजन चेस्ट बेटा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, एक बार फिर बोलो। तो बेटा ये हो गए हम लोगों के डिफरेंट यू कैन से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब इसके अलावा जो अदर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आते हैं वो आते हैं बेटा मिनरल्स के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर हम लोग मेनली जो पढ़ते हैं वो केवल कैल्शियम डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी और आयोडीन डेफिशिएंसी, इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं बेटा। कैल्शियम डेफिशिएंसी का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज इट लीड्स टू रिकेट्स। और कैल्शियम डेफिशिएंसी ये नहीं कि बच्चा अगर दूध पी रहा है तो भी उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, हो सकती है बेटा, अगर उस बच्चे को धूप नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाया जा रहा, धूप में उसको नहीं बिठाया जा रहा, उसको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। आप बच्चे को सिर्फ मिल्क पिलाते जाओ और विटामिन डी उसकी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होएगा तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा एंड दैट लीड्स टू रिकेट्स इन दैट। एडल्ट के अंदर यूजुअली लेडीज के अंदर आफ्टर द एज ऑफ 45 और 50, यानी जब मेनोपॉज होने लगता है, अभी पढ़ाएंगे हम लोग रिप्रोडक्शन में कि व्हाट इज मेनोपॉज। तो जब मेनोपॉज होता है उस टाइम में भी बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। आप लोगों ने यूजुअली एड देखा होगा बेटा हॉर्लिक्स, वुमेन हॉर्लिक्स, उसमें इसी तरह से टारगेट किया है, तो उसमें बहुत अर्ली स्टेज में टारगेट कर दिया है कि आफ्टर 30 द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम डिक्रीजेस। नहीं बेटा, 30 के बाद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज नहीं होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है आफ्टर मेनोपॉज। ओके, तो उस केस में भी
एडल्ट के अंदर जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमेलेशिया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें बोन्स ब्रिटल हो जाती है, हार्ड हो जाती है और वो इजीली लायबल टू फ्रैक्चर, टूट सकती है। आयरन, आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया, है ना। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। सिंपल सी चीज है कि हाउ वी कैन गेट दिस, जितने भी अपन ने अभी तक विटामिन डेफिशिएंसी पढ़ी है उनमें हाउ वी कैन गेट दिस विटामिन और दिस मिनरल। So all these vitamins and minerals are present in the green leafy vegetables. जितनी भी green leafy vegetables है उसमें हमको सब मिल जाते हैं except vitamin B12। जो vitamin B12 होता है वो लेने के लिए हमें एनिमल रिच डाइट पे डिपेंड करना पड़ता है, या फिर हमें सोया प्रोटीन या फिर सोया मिल्क। सोया मिल्क मतलब जो सोयाबीन होता है, उस सोयाबीन को ओवरनाइट भिगोया जाता है, उसके बाद में उसको क्रश किया जाता है और क्रश करके जो निकलता है लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज सोयाबीन मिल्क। तो उससे मिल सकता है, नहीं तो एनिमल डाइट ही इज द ओनली सोर्स। सिंपल एनिमल डाइट से हमें सारे विटामिन रिच सोर्स मिल जाते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी के लिए वी हैव टू डिपेंडेंट ऑन द प्लांट सोर्स, क्योंकि मिल्क में प्रेजेंट होता है विटामिन सी, लेकिन क्योंकि हम मिल्क को बॉईल करते हैं उसके बाद हम पीते हैं तो उसमें विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आयरन जो होता है वो एनीमिया कॉज करता है, अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कैन कॉजेज एनीमिया। सेकंड इज द आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी कैन कॉजेज गॉइटर। गॉइटर में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, गॉइटर एक एंडेमिक डिजीज, ये आप लोगों को सबको पता होगा बेटा। एक एंडेमिक होता है, एक वर्ड एपिडेमिक होता है, एक पेंडेमिक होता है। डिजीजेस तीन तरह से कैटेगराइज कर जाती है, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। क्या डिफरेंस है तीनों में? सबसे पहले एंडेमिक। एंडेमिक डिजीज इज द डिजीज विच अकर इन ओनली इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, जो केवल एक उसी पर्टिकुलर जगह पर ही डिजीज हो और किसी एरिया में डिजीज नहीं हो, उस डिजीज को कहा जाता है एंडेमिक डिसऑर्डर। तो एक्चुअली गॉइटर एक एंडेमिक डिसऑर्डर है, कहाँ का बेटा? हिली रीजन्स। ठीक है, हिली रीजन्स का। हिली रीजन्स में पहले ये एक एंडेमिक डिसऑर्डर थी, अब नहीं है। क्यों नहीं, और क्यों होती है वो वहां पे एक एंडेमिक डिजीज? तो बेटा हिली रीजन में जो वाटर आता है, रिवर में जो वाटर आता है, वाटर कैसे बनता है? बाय मेल्टिंग ऑफ द स्नो, एंड स्नो इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, है ना। जैसे रेनफॉल जो होती है वो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म, उसमें मिनरल्स नहीं होते, तो स्नो में भी मिनरल्स नहीं होते। जब स्नो मेल्ट होती है वाटर बनता है, दैट वाटर मूव्स इन द रिवर। रिवर में मूव कर रहा है दैट वाटर, जब रिवर में मूव करता है तो वो जो रिवर में स्टोन्स है उनसे टकराता है, टकराने के बाद उन स्टोन्स में से मिनरल्स को वो डिसॉल्व करता है और डिसॉल्व करके उसमें सॉल्ट ऐड होते जाते हैं। जब तक वो प्लेन एरिया में आता है, यानी प्लेन एरिया यानी हरिद्वार आ गया, इलाहाबाद आ गया, यहाँ पे आता है, तब तक उसमें सफिशिएंट मिनरल हो जाते हैं, लेकिन हिली एरिया में मिनरल्स कम। दूसरी चीज, हिली एरिया की जो अपर सॉइल है उसमें भी आयोडीन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि आयोडीन रिच सॉइल और आयोडीन रिच फूड केवल सी वाटर में अवेलेबल रहता है, या कोस्टल एरिया में, या फिर प्लेन एरिया। तो वहां पे आयोडीन की डेफिशिएंसी है, पानी में भी और सॉइल में भी। तो लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली आयोडीन डेफिशिएंसी होती थी एंड दे सफर फ्रॉम वाटर। बट आफ्टर दैट मैं सिंपली कहूँ तो यूजुअली 1986 या 1980s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पूरा अभियान चलाया जिसमें सॉल्ट को आयोडाइज्ड किया गया, कि अब जो सॉल्ट आता है वो आयोडाइज्ड है। आयोडाइज्ड का मतलब होता है
उसमें आयोडीन फोर्टिफाइड किया गया है, यानी डाला गया है। अब हम जब सॉल्ट ले रहे हैं तो उस सॉल्ट में हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन मिल जाता है, चाहे हमारे वाटर में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो या नहीं। ठीक है, तो उस वजह से अब ये एंडेमिक डिसऑर्डर भी नहीं रह गया, हिली रीजन में रहता था ये। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बोला था एपिडेमिक। जो ये अभी जो कोरोना हो रहा है कि सब जगह फैल गया है और उससे लार्ज नंबर ऑफ पर्सन गेट अफेक्टेड, लार्ज नंबर ऑफ डेथ इट इज कॉजिंग, दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमिक। हिंदी में इसको कहा जाता है महामारी। एंड थर्ड डिजीज जो थी पेंडेमिक। तो दिस कोरोना एंड एड्स आर पेंडेमिक डिसऑर्डर, पेंडेमिक डिजीज है। पूरे वर्ल्ड में अगर कोई डिजीज पूरे वर्ल्ड में होती है, सबको किसी भी एरिया में हो, किसी भी कहीं पे भी हो सकती हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है पेंडेमिक। तो गोइटर एंडेमिक है बेटा। पेंडेमिक डिजीज में हम लोग कोरोना भी ले सकते हैं और एड्स भी ले सकते हैं। और एपिडेमिक में हम यूजुअली अभी फिलहाल कोरोना ले सकते हैं। 100 years बैक न्यूज़पेपर में आजकल बहुत आ रहा है, स्पेनिश फ्लू चला था, दैट वाज एपिडेमिक। 1994-95 में इंडिया में एपिडेमिक हुई थी, प्लेग। पूरे इंडिया में प्लेग फैल गया था बेटा, है ना। दो रिवाड़ी पे में तभी भी कुछ असर नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था सूरत, और सूरत में फिर झोपड़पट्टियां इतनी क्लीन कर दी गई थी कि उसके बाद नेक्स्ट 20 years तक भी देखो तो जाओ और झोपड़पट्टियों में तो लगे ही नहीं कि झोपड़पट्टियों में ऐसा लगता था कि कोई इस तरह के एरिया में आ गए जहाँ पे झोपड़ी झोपड़ी बनी हुई है, लेकिन बड़ा नीट एंड क्लीन। आप लोग 10th क्लास में वियतनाम वाला चैप्टर अगर पढ़ोगे, पढ़ लिया बेटा वियतनाम वाला? मैम नहीं। हाँ, वियतनाम वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें यही पढ़ोगे कि ये जो कॉलोनियल्स थे, यानी कि ये अंग्रेज और फ्रेंच लोगों ने उन पर जब कब्जा किया था, तो वियतनाम के जो लोग थे उनको लोअर एरिया में रखा जाता था और अपने घरों के सारे सीवर के पाइप उनके एरिया में छोड़ देते थे। तो वहां पे प्लेग बहुत ज्यादा फैल गया था। फिर वहां से वो प्लेग इनके ऊपर आने लगे, इन कॉलोनाइज्ड वाले, यानी जो इनके अंग्रेज थे उन लोगों पर आने लगे। तो उन्होंने क्या करने लगा, क्योंकि प्लेग के कैरियर जो होता है वो रैट होता है, रैट के ऊपर रैट फ्ली प्रेजेंट होती है। तो उन्होंने रैट को किल करने के लिए एक स्कीम निकाली कि जो भी बंदा रैट लाएगा उसको 1 पैसा दिया जाएगा। तो लोग बाग रैट लेके आने लगे। फिर पैसा कमाने के लिए लोग बाग रैट पालने लग गए, यानी अपने घर में रैट रखते, ब्रीडिंग करवाते और रैट होती और फिर वो लेके आते। तो इस तरह से वो भी सारा चीज, तो वो भी क्या, वो क्या थी बेटा, एपिडेमिक। पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग क्या है उसमें, ऐसे ऐसे नाम है, जगहों के नाम है या इंसान के नाम है, पता ही नहीं चलता। वाशु चून वूचू, पता नहीं क्या मीनिंग होते हैं उनके। शहरों के नाम है या इंसान के नाम है, पता ही नहीं चलते। मैंने तो बेटी को पढ़ाया था तब पढ़ा था बेटा। तो ये चीज हो जाती है बेटा डिफरेंट टाइप की डिजीज। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो गया बेटा व्हाई डू वी फॉल इल का। अगर आप लोगों को कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क। ओके बेटा, जब मम्मी दही जमाती है तो उसमें क्या करती है, थोड़ा सा जामन लगाती है। तो जो जामन लगाना होता है दैट इज कॉल्ड एज इनॉक्यूलेशन, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ द बैक्टीरिया इज एडेड फॉर डूइंग एनी ऑफ द फर्मेंटिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज इनऑक्यूलेशन। इसको हम लोग यूजुअली इस चीज में भी ले सकते हैं। और अगर अपन किसका ले रहे हैं, वैक्सीन का ले रहे हैं, तो वैक्सीन में भी इंजेक्टिंग अ वेरी स्मॉल डोज, माइल्ड डोज ऑफ पैथोजन इन द बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज इनॉक्यूलेशन। वैसे यूजुअली इनॉक्यूलेशन वर्ड हम लोग ये करते हैं कि वी ऐड द बैक्टीरिया और एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। ओके, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड